नमस्कार, मैं हूं आपका केएमएम मित्र जय कुमार। अब मेरे नाम के साथ केएमएम ये क्या जुड़ा हुआ है, इस बात का आपको अचरज होगा, है ना? तो मैं आपको बता दूं, केएमएम यानी कि कीप मूविंग मूवमेंट। कीप मूविंग मूवमेंट एक मूवमेंट है जो 20 साल से कार्यरत है और इसके संस्थापक हैं नरेंद्र गोयदानी। नरेंद्र गोयदानी एक मनोविज्ञान विश्लेषक है, बहुत अच्छे वक्ता है और सामाजिक कार्यकर्ता है। ये जो कीप मूविंग मूवमेंट है, इसके अंतर्गत मैं और मेरे जैसे 750 वॉलेंटियर्स 60 शहरों में आप जैसे यानी कि 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले 40,000 से अधिक नौजवानों को जाके मिलते हैं और हम आपसे कहानी स्वरूप एक बातचीत के जरिए आपसे एक संपर्क करते हैं। क्या होती है ये कहानियाँ? अब आप नौजवान हैं तो मैं आपको परियों की कहानियां तो नहीं सुना सकता, तो ये वो कहानियां हैं जिससे कि हमें प्रेरणा मिलती है। और इस प्रेरणा की हमें क्या जरूरत होती है इस वक्त, इस उम्र में, जबकि आप इसके आगे एक अलग दुनिया में जाने वाले हो, एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट से एक उपलब्धि वाले, मतलब जैसे आप 10वीं के बाद जहां आप जाएंगे तो आपके जीवन में बहुत सारी उपलब्धियां, बहुत सारे मौके और उतनी ही कठिनाइयां आने वाली है। तो इन मौकों से, इन उपलब्धियों से आपको परिचित कराना और उन कठिनाइयों से सक्षम होकर सामना करना, इन सब को जोड़ने के लिए, इन सब के ऊपर काम करने के लिए ये सारी कहानियां हमें काम आती है। तो ये संशोधन करके हम इन कहानियों को आप तक लाते हैं। मैं आपसे 7 बार मिलने वाला हूँ इस साल, और इन 7 बारी में मैं आपको ये 7 अलग अलग कहानियां सुनाऊंगा। एक्चुअली सिर्फ कहानियां नहीं होगी, ये बातचीत भी होगी। इसमें मैं जितना करूंगा उतना ही आप भी पार्टिसिपेट करेंगे। तो शुरू करें फिर ये आज का पहला सेशन। चलो चलते हैं। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले एक छोटा सा एक्सरसाइज कर लेते हैं। आप जो सारे बैठे हैं ना बच्चे, तो आप ऐसा कीजिए कि आप अभी अपने बेंच से उठ जाइए और आप 6-6 का ग्रुप बनाइए। ठीक है, एकदम फटाफट 5 सेकंड में बन जाना चाहिए। 5, 4, 3, 2, 1। चलो बढ़िया। तो ये आपके बन गए 6-6 वाले ग्रुप। अब इस 6-6 वाले ग्रुप में आप क्या करेंगे पता है? अपनी जन्म तिथि के अनुसार, मतलब महीने के अनुसार, जनवरी वाला सबसे पहले और दिसंबर वाला सबसे पीछे, इस क्रम में खड़े हो जाएंगे फटाफट। हाँ बिल्कुल, मतलब अपने पास अभी सिर्फ 8 सेकंड है इसके लिए। मैं गिनती शुरू कर रहा हूँ। 8, 7, 6, 5, 4, 3। अरे वाह, बढ़िया। तो आपने तो बहुत जल्दी कर दिया, फैंटास्टिक। तो अब जो है ना, अब आप फिर से अपनी अपनी जगह पे जाके बैठ जाइए। और ये जो अपना ग्रुप बना है, 6-6 वाला जो ग्रुप बना है, इसको ध्यान रखिए, क्योंकि आगे चल के ना, जैसे मैंने कहा कि हम इंटरेक्शन करेंगे, तो आगे चल के आपको ग्रुप में इंटरेक्ट करना है। ग्रुप के अलावा कुछ नहीं होता वैसे। हमेशा जब आप मिलके रहते हैं तो बहुत कुछ ज्यादा कर पाते हैं, अकेले अकेले बहुत कम होता है। तो ये अपना अपना ग्रुप ध्यान में रखिए और अपनी अपनी जगह पे बैठ जाइए। तो कहानी शुरू करने के पहले मैं आपको और एक चीज बताना चाहता हूँ। मैं आपको ना एक व्यक्ति विशेष, मतलब कि एक व्यक्ति किस टाइप की होती है, ज्यादातर हम जो सब लोग हैं, हम मिलके ना 4 टाइप के व्यक्ति होते हैं, 4 टाइप के लोग होते हैं हम सब में। तो इन 4 टाइप्स के साथ ना मैं आपको अभी अवगत कराना चाहता हूँ। और इसे अवगत कराने के लिए एक्चुअली पता है आपको, ये व्यक्ति का जो टाइप होता है कब पता चलता है? जब वो किसी अनचाही चीज सामने आ जाती है, जब कोई अप्रिय घटना घट जाती है, तब उस व्यक्ति का जो रियल टाइप होता है ना वो सामने आता है। तो अब मैं आपको ना एक ऐसी कहानी बताता हूँ, एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि व्यक्ति किस किस टाइप के होते हैं। और हम सब में इस टाइप के लोग हैं, हम जो यहाँ पे सारे बैठे हुए हैं, मुझसे लेके आप सब मिलके हम किसी न किसी टाइप में ढले हुए हैं। तो चलो एक बात ये सुनते हैं, इसके बारे में थोड़ा गौर करते हैं। मान लीजिए, जैसे मैं कह रहा हूँ ना, अप्रिय घटना या अनचाही चीज, तो ये अनचाही चीज, अप्रिय चीज जो है, समझ लो कि एक रास्ता है जो कि नॉर्मल यातायात का रास्ता है, और इस रास्ते में एक पेड़ है, रास्ते के बीचों बीच एक पेड़ है, और ये कोई साधारण पेड़ नहीं, ये जहरीला पेड़ है।
मतलब इसको छूने से आपके शरीर के अंदर जहर जा सकता है। इसका पत्ता अगर आपके ऊपर गिरे तो भी आपको कुछ ना कुछ हानि हो सकती है? तो ऐसा एक जहरीला पेड़ रास्ते के बीच में है, और ये अब हम बाजू में हट के देखते कि ये पहला आदमी आ रहा है, और ये पहला आदमी जब इस पेड़ के सामने आता है तो इसकी प्रतिक्रिया कैसे होती है? तो जैसे ये पहला आदमी, मान लो ये पहला आदमी आया और इसकी प्रतिक्रिया होगी, हे राम, ये जहरीला पेड़ मेरे रास्ते में, ये मेरे साथ क्यों होता है? ये भगवान मेरे को हमेशा इन सब चीजों के सामने कैसे लाके खड़ा कर देते हैं? मेरी तकदीर में कोई खराबी है, न जाने क्या सोच के मैंने जन्म लिया है, पता नहीं पिछले कौन से जन्म के मैं ये पाप भुगत रहा हूँ। हमेशा ऐसी चीजें मेरे साथ होती है, जब भी कुछ करने निकलता हूँ न जाने ऐसी मनहूस चीजें मेरे सामने आ जाती है। ये हो गया एक टाइप के लोग। आप देखते हैं ना, ऐसे टाइप के लोग अपने इर्द गिर्द होते हैं। ये लोग जो होते हैं ना, ये बेचारे लोग होते हैं। ये हमेशा तकदीर को कोसते रहते हैं, हमेशा किसी और को कोसते रहते हैं कि भाई मैं ऐसे घर में जन्मा क्यों, मेरे पड़ोसी ऐसे क्यों, मेरे माँ बाप ऐसे क्यों, या मेरे बच्चे ऐसे क्यों, या ये मेरे साथी क्यों ऐसे होता है। तो ये एक टाइप होती है जिसको हम कहते हैं ना कि आत्मदया वाले लोग। इनको हमेशा अपने आप पे दया रहती है। इसको ना अंग्रेजी में हम कहते हैं कि सेल्फ पिटी वाले लोग। तो ये हो गया एक टाइप। अब चलते दूसरा व्यक्ति की तरफ देखते हैं। एक दूसरे टाइप के लोग होते हैं, और ये लोग भी हमें यहीं पे है। ये जो लोग होते हैं ना, आप तो इन्हें फट से पहचान लोगे। ये ना एंग्री बर्ड होते हैं। एंग्री बर्ड यानी क्या? हमेशा 99% भरे हुए रहते हैं गुस्से से। बस एक छोटी सी सुई की जरूरत होती है इनका गुस्सा बाहर आने के लिए, भाप प्रेशर की कुकर की तरह होते हैं। पूरा प्रेशर भरा होता है इनमें, बस थोड़ा सा इनको टच कर दो तो इनकी सिट्टी खुल जाती है और भाप निकल आती है। तो ये लोग जब पेड़ के सामने आते हैं ना, तो इनमें से जैसे व्यक्ति आगे तो देखे जहरीला पेड़, अरे इसकी हिम्मत कैसे हुई, ये मेरे रास्ते में क्यों आया, इसकी क्या मजाल की है यहाँ पे उग गया, लाओ कुड़ाई लाओ, मैं इसको अभी तोड़ देता हूँ, इसको नष्ट कर देता हूँ। ये जो होते हैं ना, ये बड़े गुस्से वाले लोग होते हैं। इनको हमेशा गुस्सा रहता है, हर उस चीज पे गुस्सा रहता है जो इनको नहीं भाती। भले वो जहरीला पेड़ हो, या कोई इंसान हो, या कोई कुछ भी हो जाए, मतलब कोई पत्थर भी रास्ते में गिरा हुआ तो उसके ऊपर भी अपना गुस्सा निकाल देंगे। तो ये ऐसे ना गुस्से वाले लोग होते हैं। है कि नहीं अपने बीच ऐसे गुस्से वाले लोग? आप देखते हैं ना अपने इर्द गिर्द, ऐसे वाले कैरेक्टर्स भी होते हैं ना। तो ये हो गया दूसरा टाइप। अब हम मुड़ते हैं तीसरी टाइप के लोगों की ओर। ये तीसरी टाइप के लोग जो होते हैं ना, ये सज्जन होते हैं, और ये ना ईश्वर की हर चीज से प्रेम करते हैं। चाहे वो पत्थर हो, जहरीला पेड़ हो, नदी हो, किसी तरह का इंसान हो, इनको ईश्वर की हर चीज में ईश्वर नजर आता है कि भाई ये चीज बनी है तो किसी मतलब से बनी है। तो जब ऐसा व्यक्ति इस पेड़ की तरफ आता है तो पेड़ को देखता है, अरे जहरीला पेड़ है, इससे किसी को नुकसान हो सकता है, और अगर इससे किसी को नुकसान हो सकता है तो दुनिया में ऐसे भी कुछ लोग हैं जो इस पेड़ को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं इस पेड़ के इर्द गिर्द ना एक कटहरा बना देता हूँ, एक कंपाउंड बना देता हूँ, ताकि क्या होगा ना कि ना कोई इसको छुएगा, ना ये किसी को परेशान कर पाएगा, ना कोई इसको परेशान कर पाएगा। तो ऐसे लोग भी होते हैं, और ऐसे लोग भी अपनी जिंदगी में हमें मिलते हैं। हम में से कुछ लोग ऐसे ही हैं यहाँ पे जो बैठे हुए हैं। कुछ लोग इस स्वभाव के हैं कि जो कि जियो और जीने दो इसमें विश्वास करते हैं। ये बड़े सज्जन लोग होते हैं। अब मिलते हैं चौथे टाइप के लोगों से। ये चौथे टाइप के लोग जो होते हैं ना, इनको हर जगह पे ये बड़े ना आशावादी होते हैं। इनको ना हर चीज से कोई आस लगी रहती है। मतलब कुछ भी मिल जाए, पत्थर मिले, कंकड़ मिले, जहरीला पेड़ मिले, इनको इसमें से कुछ निकालना होता है। उसकी प्रति उनकी कोई आशा होती है। तो जैसे ये आशावादी इंसान जब इस पेड़ के सामने आ जाता है तो वो देखता है, ओए होए होए, जहरीला पेड़, मुझे शायद इस पेड़ की तलाश है, ये पेड़ यहाँ पे क्यों होगा। उसकी सोच ऐसे होती है कि शायद इस इलाके के जो सांप है ना, जब वो डसते हैं किसी को, किसी इंसान को, तो उसके ऊपर इस पेड़ का जो बीज है या इस पेड़ का पत्ता जो है उसका रस निकाल के लगाओ तो शायद वो काम कर देता है।
देखो इसकी सोच कैसी है, आशावादी, कि भाई अगर ये पेड़ यहाँ पे है तो इसका कोई प्रयोजन है, और अगर वो प्रयोजन है तो मेरा काम है उस प्रयोजन को ढूंढना। तो ये जो लोग होते हैं ना, ये इस तरह के सोचते हैं कि मैं इस पेड़ के पत्ते कुछ निकालता हूँ, कुछ बीज निकालता हूँ, कुछ संशोधन करता हूँ, कोई दवाई बनाता हूँ, इसके यहाँ होने कोई मतलब है। तो चौथे लोग जो होते हैं ना, ये इस तरह के होते हैं, ये बड़े आशावादी होते हैं जिंदगी में। तो अब हमने देखा कि 4 टाइप के लोग हैं, और हम में से भी इसी जगह पे हम जो बैठे हैं, हम में से कुछ लोग आशावादी हैं, कुछ लोग हैं जो जीव और जीने में विश्वास करते हैं, कुछ लोग गुस्सेले हैं, फिलहाल तो है, शायद बदल जाए, और कुछ लोग निराशावादी हैं, वो भी मैं चाहता हूं कि बदल जाए, है? तो अब हम कहानी की ओर बढ़ते हैं। तो आज की जो कहानी है वो, जैसे मैंने चौथे टाइप वाले बताया ना आपको, उस तरह से एक आशावादी इंसान की कहानी है, और इस इंसान का नाम है डेविड गॉगिंस। क्या नाम है? डेविड गॉगिंस। तो आप सबको मैं एक चित्र दे रहा हूं, वो चित्र आप देखिए, आपके वॉलंटियर्स जो आपको चित्र बांट रहे हैं, ले लीजिए सारे, गौर से देखिए। दाईं ओर और बाईं ओर जिस इंसान की तस्वीर है वो एक ही इंसान है, वो कोई अलग अलग इंसान नहीं है। भले आपको नजर आ रहा है कि दाईं ओर वाला बिल्कुल अलग दिख रहा है और बाईं ओर वाला बिल्कुल अलग, लेकिन वो एक ही इंसान है जिसका नाम है डेविड गॉगिंस। और इस तस्वीर को ठीक से देखिए, इस पोस्टर को ठीक से देखिए, इसमें एक बहुत बड़ी उपलब्धि है आपको मिलने वाली। आपको इसको ठीक तरह से निहारना है एक बार। अब हम बात करते हैं डेविड गॉगिंस के बारे में। ये जो इंसान जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, डेविड गॉगिंस, ये 1975 में अमेरिका में पैदा हुए। बिल्कुल गरीब से, खैर गरीब कहना ठीक नहीं होगा, अनुचित नहीं होगा, इसको दरिद्री कहना चाहिए। काफी दारिद्र्य में पैदा हुए हैं। गरीबी जो होती है ना, वो तो धन से होती है, कि धन का होना या न होना आपको अमीर या गरीब कराता है, लेकिन धन के अलावा जैसे हम कहते हैं ना कि संस्कार, सोच, ये सब जब होता है ना, इसका न होना जहां पे होता है उसको हम कहते हैं दारिद्र्य। तो इनकी जो पैदाइश है ना, वो दारिद्र्य में हुई। अमेरिका ऐसी जगह है जहाँ के संस्कार थोड़े अलग है, वहाँ की संस्कृति थोड़ी अलग है। हमारे यहाँ जैसा नहीं है वहाँ पे, मतलब कि बच्चे पैदा करने के लिए शादी करना जरूरी, ऐसा कोई नियम नहीं वहाँ पे। तो ऐसे ही एक संबंध में डेविड गॉगिंस पैदा हुए, और कुछ दिनों तक जो उनके बायोलॉजिकल फादर थे वो उनके साथ रहे, और वो निकल गए, और इनकी जो मदर थी वो फिर अलग अलग बॉयफ्रेंड्स कहो या पति कहो तलाशती रही, और डेविड गॉगिंस के नसीब में बार बार नए नए फादर आते रहे। कुछ दिनों तक ये फादर रहते थे, फिर चले जाते थे। वैचारिक दारिद्र्य तो था ही, और गरीबी भी थी। तो क्या मिलता है ऐसी सब, जब इस तरह से आप गुजरते हैं, तो जो होना था वही हुआ कि डेविड गॉगिंस को बार बार कूट कूट के, मतलब हर रोज का एक किस्सा हुआ करता था कि भाई कूट कूट के मार खाओ, गालियां सुनो और अपमानित हो। तो इस तरह से डेविड गॉगिंस की जिंदगी चल रही थी। चूंकि गरीब थे तो गरीब बस्ती में रहते थे, गरीब बस्ती में रहते थे तो वहाँ पे ज़्यादातर लोग शिक्षा नहीं ले पाते, काम नहीं होता है, वेले होते हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से इनको व्यसन लग जाते हैं अलग अलग टाइप के, आप सब तो जानते हैं। तो फिर ये नशा करना, थोड़ा सा शराब पीना, जुआ खेलना, ये सारी चीज़ें इनमें आ जाती है। तो बस ऐसे ही रहा बचपन डेविड गॉगिंस का, और ऐसे करते करते डेविड गॉगिंस जवान हुए। जवान हुए तो काम करना ज़रूरी था, तो क्या काम करते हैं? अब पूरी शिक्षा तो है नहीं, वैसे देखा जाए तो संस्कार भी नहीं है, तो क्या काम मिल सकता है ऐसे इंसान को, और रहता भी ऐसी बस्ती में है। तो बस उसी बस्ती में कुछ रेस्टोरेंट हुआ करते थे, कुछ खान पान की जगह हुआ करती थी। अब उन जगहों पे इसको काम मिल गया, और कोई अच्छा काम नहीं मिला। ऐसा नहीं कि ये वहाँ पे जाके शेफ बन गए, यानी कि कुक बन गए, यानी कि बावर्ची बन गए या परोस रहे थे, ये काम नहीं मिला इनको मिला रात वाला काम। तो रात वाला काम क्या होता है पता है? ऐसे होटलों में जो कि इस तरह की बस्ती में होते हैं जहाँ पे गंदगी होती है, फिल्थ होती है, ऐसी बस्ती में इनके एक चैलेंज होते हैं। और चैलेंज ये होता है कि रात को ऐसे होटलों में चूहे और कॉकरोच घुस जाते हैं।
अब चूहों और कॉकरोचों को आप दबा डालो तो एक प्रॉब्लम यह है कि वो कहीं और जाके मर जाते हैं, फिर उसको संभालना पड़ता है। तो इसलिए क्या था कि इनको जो जॉब मिली वो ऐसी थी कि रात को भैया होटल में रहो, किचन में रहो, और जहां कहीं आपको चूहा दिखे उसको वहीं पे मार डालो, कॉकरोच दिखे उसको वहीं पे मार डालो, और ये मरे हुए चूहे और कॉकरोच को सुबह जाके और कहीं जाके डाल के खत्म कर दो। तो इस तरह की बिल्कुल मतलब सोच के भी घिन आती है, सोच के भी गंद लगता है, इस तरह की इनको एक जॉब मिली। और डेविड गॉगिंस इस तरह से जॉब लेके बढ़ रहे थे, जिंदगी काट रहे थे। रात को ऐसा गंदा काम, दिन में 100 बार अपमान, मार, नशेड़ी दोस्त, दिन कट रहे थे। डेविड दिन ब दिन बढ़ते जा रहा था, लेकिन डेविड के मन में ख्याल था कि मेरा जन्म इसके लिए नहीं हुआ है, मैं भी कुछ बनना चाहता हूँ, मैं कुछ कर दिखाना चाहता हूँ। बस वक्त चलता रहा। एक दिन वो न्यूज़ उसके सामने आई, न्यूज़पेपर में इश्तिहार था कि अमेरिकन नेवी सील की भर्ती हो रही है। नेवी सील यानी कि देश के लिए, इंसानियत के लिए, अपनी जान पर खेल पर कुछ कर दिखाने का जज्बा। हर देश में ऐसी एक टीम होती है, ऐसी एक सेना होती है। हमारे देश में जैसे NSG ब्लैक कमांडोज होते हैं, उसी तरह से अमेरिका की जो इस तरह की टीम होती है उसका नाम होता है नेवी सील। खैर उसके जो उसके स्टैंडर्ड्स है वो काफ़ी हाई होते हैं। डेविड गॉगिंस ने सोच लिया कि मैं अमेरिकन नेवी सील बनूंगा। बस पहुंच गया साहब। अब अमेरिका में इसके 8 जगह पे सेंटर्स थे कि जहाँ पे इसकी भर्ती हो रही थी। डेविड गॉगिंस पहुंच गए पहले वाले सेंटर पे, दूसरे वाले सेंटर पे, हर सेंटर पे उनका मजाक उड़ाया गया। और क्यों ना उड़ाते, डेविड गॉगिंस थे जो 140 किलो के। भाई नेवी सील बनना यानी कि आपको फिजिकली यानी कि शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से अत्यंत सक्षम होना पड़ता है। आपको एक कहानी बताता हूँ। ये जो नेवी सील होते हैं ना, ये वही लोग हैं जिन्होंने जाके आतंकी ओसामा बिन लादेन जो था उसके देश में जाके, उसके गांव में जाके, उसके घर में जाके उसको मारा। तो ये सब करने के लिए ना जो जज्बा होता है, उस जज्बे के लिए आपको शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से बिल्कुल फिट होना पड़ता है, मतलब कि अल्ट्रा फिट होना पड़ता है। और ये तो 140 किलो का था, तो 7 सेंटर पर से तो इसको भगा दिया गया। मजाक किया गया कि भाई मैं सोच भी कैसे सकता है क्योंकि तू अमेरिकन नेवी सील बनेगा। 8वें सेंटर पे जो एक आदमी जो था, जो एंट्री ऑफिसर था, उसने देखा कि भाई ये 7 सेंटर जा चुका है, इतनी दूर से आया है। तो उसने कहा कि भाई मैं आपके जज्बे का मतलब आपके जज्बे की इज्जत तो करता हूँ, लेकिन मेरे भी कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं। 140 के हिसाब से तो मैं आपको इस कंपाउंड के अंदर भी नहीं ले सकता, लेकिन मैं एक काम कर सकता हूँ। अगर आप ये जो भर्ती है ना, ये 90 दिन तक जारी रहने वाली है। आप अब जाइए और 90 दिन के अंदर अपना जो वजन है उसको ना आप 40 किलो से कम करके आइए। अगर आप वो करके आते हैं तो मैं आपको अंदर ले लूंगा और अगले वाले जो एग्जाम्स है, अगले वाले जो इम्तिहान है, उसके लिए प्रमोट कर दूंगा, बाकी आप जानो। भाई डेविड गॉगिंस उसने तो मतलब बिल्कुल उसका ये सुन के उसका मनोधैर्य भी बढ़ गया। और वैसे भी उसने तो सोच ही लिया था कि मेरे को कुछ ना कुछ करना है। उसमें वो जुनून तो भरा पड़ा था। वापस आया और मात्र 82 दिन में वापस गया। वहां से वो लौट के आया और 82 दिन में वापस गया, 40 किलो वजन कम करके गया। ये देख के ऑफिसर जो था ना, वो तो हक्का पक्का रह गया। उसने सोचा भाई इस आदमी में ना बहुत जबरदस्त जुनून है, इसको जरूर कुछ बनना है। बस उसने अपना काम किया और उसके बाद जो है ना, बातें बनती रही। डेविड गॉगिंस आगे बढ़ता रहा। और ये नहीं कि डेविड गॉगिंस सिर्फ नेवी सील बन के रुका। डेविड गॉगिंस एक्चुअली ऐसा इंसान है ना कि जो न पहले कभी हुआ है न शायद भविष्य में होगा। क्योंकि डेविड गॉगिंस जो है वो केवल नेवी सील नहीं बना, अमेरिका सेना की 3 अत्यंत कठिन मतलब शारीरिक और आपकी मानसिक क्षमता की अत्यंत कठिन परिमाण वाली जो परीक्षाएं होती है, उन तीनों परीक्षाओं में पास हुआ। वो नेवी सील बना, वो आर्मी रेंजर भी बना
और वो ALTC-PC कंट्रोलर भी बना है। इन तीनों चीज़ों के लिए आपको बेहद बेहद आपको फिट होना पड़ता है। तो डेविड गॉगिंस ये तीनों चीज़ें पार किया है। उसने पदग्रहण भी किया और परिचालन भी किया उन पदों का। तो इसलिए कहते हैं ना कि डेविड गॉगिंस जैसा ना पहले कोई बना है, ना शायद आगे कोई बनेगा। अमेरिका की एक बहुत प्रसिद्ध मैगजीन है जिसका नाम है आउटडोर। इस आउटडोर मैगजीन ने ना डेविड गॉगिंस को एक किताब दिया, एक किताब से नवाजा। उसमें वो कहते हैं कि डेविड गॉगिंस इज द फिटेस्ट रियल मैन इन अमेरिका। अब ये जो मैगजीन है बहुत चलती है, करीब 7.25 लाख इसकी जो कॉपीज होती है वो हर महीने में सर्कुलेट होती है, और ऐसे मैगजीन ने डेविड गॉगिंस को सराहा। तो ये है हमारा आज का हीरो डेविड गॉगिंस। शारीरिक एंड्योरेंस के शिखर पर पहुंचने वाले डेविड गॉगिंस ने और भी ऐसे बहुत सारे विक्रम किए। इन्होंने 60 से ज़्यादा मैराथन, अल्ट्रा मैराथन, ट्राइथलॉन, अल्ट्रा थाइलथॉन, इन सब रेसेस में हिस्सा लिया और जीता भी। कुछ जो इनके विक्रम है वो आपको चौंका देंगे। जैसे कि एक बार इन्होंने 17 घंटे 6 मिनट लगातार दौड़ लगाई और 165 किलोमीटर से ऊपर का अंतर इन्होंने पार कर दिया। तो ये एक विश्व विक्रम बन गया। अच्छा, इन महानुभावों ने और एक विक्रम किया। एक बार ये 17 घंटे लगातार पुलअप्स मारते रहे। आप जानते हैं ना पुलअप्स क्या होते हैं, है ना? तो ये हम अगर 5-10 मिनट के बारे में भी सोच लें कि हम कंटिन्यूस पुलअप्स लगाए, एक 10-15 लगा ही लेते तो देखो अब क्या हालत होती है। सोचने के लिए परेशान हो जाते हैं हम लोग। लेकिन इन महानुभावों ने 17 घंटे लगातार पुलअप्स लगाए और 17 घंटे में इन्होंने 4030 पुलअप्स लगाए। आप अगर 17 घंटे और 4030 इसका गणित करो तो हर 10 सेकंड में एक पुलअप्स लगा रहे थे कंटिन्यूस। हम 5-10-15 की सोच ले तो देखो कैसे लगता है, अगर कर भी ले तो कल सारे के सारे पहलवान बन के ऑफिस आएंगे, सारे के सारे पहलवान बन के स्कूल आएंगे ऐसे हो जाएंगे, है ना? तो ये विक्रम इन्होंने किया। और ये सारे विक्रम करते वक्त इनकी जो सोच थी, इनको जो प्रेरणा थी, उसके बारे में इन्होंने अपनी किताब लिखी है। उसमें भी उन्होंने लिखा है, और वो कहते हैं कि हर इंसान में क्षमता होती है, लेकिन क्या होता है ना कि हम जब 40% क्षमता पे पहुंच जाते हैं ना, जब हम कोई काम करते हैं, जब उसके पीछे हम मेहनत करते हैं, तो जब हम 40% पे आ जाते हैं ना तो हमें असुविधा होने लगती है। कुछ लोगों में शायद 10% में भी असुविधा होती है, लेकिन पीक जो है कि जैसे कि ज़्यादातर लोगों को देखा जाए तो उनमें 40% आने पर बहुत सारी असुविधा होने लगती है। और इस असुविधा को, ये ज़्यादातर लोग जो रहते हैं ना, इस असुविधा को लोग नाम देते हैं असंभव। जब ये असुविधा होने लगती है तो लोग कहते हैं जी ये असंभव है, और इसको असंभव कह के टाल देते हैं। डेविड गॉगिंस कहते हैं 40% मतलब कि 60% क्षमता आपकी बाकी है। बस आपको जो है ना, अपने मन को, अपने स्वयं को आपको ना मैनेज करना है। इसको वो कहते हैं कि आपको आत्मशासन जो है, आत्म स्वयं शासन जो है, इस पर ध्यान देना पड़ता है। और अगर आप ये कर पाए तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो असंभव हो। डेविड के कुछ विचार है जो मैं आपके साथ भी शेयर करता हूँ, जिसमें वो कहते हैं कि मैं बचपन से अपने माँ बाप को कोसता रहा, अपनी परिस्थितियों को कोसता रहा, लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूँ। वो कहते हैं कि जो दूसरों को कोसते रहता है ना, उसकी कोई मदद नहीं करता। तो ये दूसरों को कोसने वाली जो चीज है ना, इसको आप छोड़ दो। दूसरी बात, मुझे ये नहीं आता, मेरी तकदीर में ये नहीं है, मैं ऐसा ही हूं, मैं इतना ही कर सकता हूं, ये सब कह के चीजों को टाल देना ये बहुत आसान है। इस आसानी से आपको कुछ प्राप्त नहीं होता, लेकिन अगर आप इसे जैसे कहते हैं ना कि ये हमेशा फेल होने से, अगर आप कुछ और करना चाहते हैं जिंदगी में, आप चाहते हैं कि जिंदगी में आप पास हो, जिंदगी में आपको किसी चीज पे गर्व हो, तो अगर ये सब करना है तो इन सब चीजों से दूर रहिए और ये ठान लीजिए कि आप में क्षमता है और आप इस क्षमता का पूरा उपयोग कीजिए।
डेविड का मानना है कि हर चीज आपके भीतर है। हम लोग जो है ना, हम बहुत ज्यादा औरों पर निर्भर करते हैं कि भाई माँ पिताजी मेरे लिए ये कर देंगे, सोसाइटी मेरे लिए ये कर देगी, मेरे दोस्त मेरे लिए ये कर देंगे, शिक्षक मेरे लिए ये कर देंगे। कर देंगे क्या, करना चाहिए, यहाँ तक हम निर्भर हो जाते हैं। लेकिन जितना आप बाहर निर्भर करते हो उतना आपका विकास कम होता है। तो डेविड का ये कहना है कि आपको ना आत्मशासन होना चाहिए, आपको आत्म अनुशासन की ओर ध्यान देना चाहिए, और आपको जो है अपने आप से हर चीज की अपेक्षा रखनी चाहिए। अपने आप से अपेक्षा रख के आप ये सब कुछ पा सकते हैं। जब आप हर चीज की जिम्मेदारी अपने आप पे लेते हैं, अपनी जिम्मेदारी अपने आप पे लेते हैं, तो आप सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं, आप स्वयं प्रेरित रहते हैं, और ये स्वयं प्रेरणा ही आपके विकास का, आपके सक्सेस का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन जाता है। डेविड गॉगिंस का ये कहना है कि आप उन चीजों में गोता लगाएं जो आपको असहज कर देती है। ये असहज करने वाली चीजों में बार बार गोता लगाने से आप जीवन में आने वाली बहुत बड़ी बड़ी कठिनाइयों का बिल्कुल आसानी से सामना कर सकते हैं। मैंने जैसे अभी बताया थोड़ी देर पहले कि हम जो है ना अपनी 40% कैपेसिटी में ही आके असहज हो जाते हैं, असुविधा लगने लगती है। तो उनका कहना है कि बार बार अपने आप को इस असहजता से आप परिचय कराएं। हर वक्त आप देखिए कि मैं असहज हो जाता हूँ, मैं अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ, मेरे को ना मैं कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाता हूँ बार बार। जब आप ये करने लगते हैं ना, तो बड़ी से बड़ी कठिनाइयों का आप बिल्कुल सहजता से सामना कर पाते हैं। हम सब चाहते हैं कि हमारी जिंदगी जो है ना बिल्कुल वो 4 लेन वाली हाईवे जैसी हो, बस निकले और जूम, हर चीज जो है आसानी से मिल जाए, हर चीज सहजता से मिल जाए। डेविड गॉगिंस कहते हैं 4 लेन वाली क्यों, 6 लाइन वाली हाईवे हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन ये 6 लेन वाली जो हाईवे है ये बनानी आप ही को है। तो क्या आप हम मिलके हम अपनी अपनी जिंदगी में क्या ये 6 लेन वाली 4 लेन वाली हाईवे बना पाएंगे? आपको लगता है? क्या आप इसके लिए तैयार हैं? अब मैं आपके साथ अपनी छोटी सी बस एक 10 दिन के अनुशासन की कहानी शेयर करता हूँ। और मुझे ये प्रेरणा मिली डेविड गॉगिंस से। जब नरेंद्र ने हमें ये कहानी सुनाई थी डेविड गॉगिंस की, उसके बाद से मैंने ये प्रेरणा ली और मैंने इसके ऊपर काम करना शुरू किया। मैं जिस बिजनेस में हूँ उसमें हम एक बहुत ज़्यादा तकनीकी प्रोडक्ट की एजेंसी लेकर रखे हुए हैं, और पिछले 6 महीने से हम जूझ रहे हैं कि कैसे इस प्रोडक्ट को हम लोगों को समझाएं। अब वजह ये थी, सच में मानो तो, कि मैं इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा था। 10 दिन पहले मैंने एक नियम किया कि हर रोज 2 घंटे मैं इस प्रोडक्ट की पढ़ाई करूंगा, इसके बारे में मैं पढ़ूंगा, इसके बारे में मैं समझूंगा, 2 घंटे ध्यानपूर्वक इस प्रोडक्ट का चयन करूंगा। और मैं आपको बताऊं, 10 दिन के बाद जो मेरा अनुभव है, जिस हिसाब से मैं लोगों से बोलने लगा इस प्रोडक्ट के बारे में, जिस हिसाब से मैं, जिस अधिकार वाणी से मैं इस प्रोडक्ट के बारे में बोलने लगा, मुझे उसी हिसाब से लोगों के रिस्पॉन्स आने लगे। आज मैं आपको बताऊं, 10 दिन के बाद, केवल 10 दिन, 2 घंटे हर रोज के बाद, मैं जो 6 महीने में नहीं कर पाया वो मैं कर दिखाने लगा हूँ। तो ये मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है अपने स्वयं अनुशासन की। तो अब चलते हैं और अब हम थोड़ा सा कागज कलम की ओर बढ़ते हैं। तो जो हमने ग्रुप बनाए हैं 6-6 लोगों के, सब एक साथ आ जाओ, और आप सबको और एक शीट दिया गया है कागज का, वो आप देखिए जरा, मैं भी आपको दिखाता हूँ। ये वाला शीट आप सबको दिया गया है, क्या आप देख रहे हैं? आपके टेबल पे ये शीट है। तो आप देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है, वो मूल मंत्र लिखा हुआ है जो डेविड गॉगिंस ने कहा कि भाई इट्स माय लाइफ, और बिकॉज इट्स माय लाइफ इट इज मी हु हैज टू टेक कंट्रोल ऑफ इट। अब इसमें जो हमको काम करना है, ये काम करने में बड़ा आनंद आएगा, इसमें सबसे बड़ा मजा है। और ये मजा ऐसा है, देखिए इस तरफ, मतलब ये जो आपके दाईं तरफ वाला जो हाफ सर्कल है, इस सर्कल में 3 हिस्से बने हुए हैं। ऊपर वाला हिस्सा है जो कहता है व्हाट डू यू नो, मतलब मुझे क्या जानकारी है डेविड गॉगिंस के बारे में। जैसे कि मैंने अभी आपको ये कहानी सुनाई, तो इसमें आपको क्या क्या पता चला कि भाई डेविड गॉगिंस 1975 की मतलब उनका जन्म हुआ है, अमेरिका में जन्मे, उनका बचपन एक
बुरे सपने की तरह था, और उनका वजन 140 किलो था, और जो भी सारी बातें हमने कही, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि व्हाट यू नो। और उन्होंने जो 3 किताबें जीती वो, और कि उनको आउटडोर मैगजीन ने क्या कह के नवाजा, ये सारी चीजें अब आपको पता है, तो आप यहाँ पे वो लिख सकते हैं और सब मिलकर लिखेंगे कि व्हाट डू यू नो। अब इसका जो दूसरा हिस्सा है नीचे वाला, इसमें है व्हाट डू यू वांट टू नो, मतलब कि व्हाट डू आई वांट टू नो। आपको एक सवाल पूछना है कि भाई मैं और क्या जानना चाहता हूँ डेविड गॉगिंस के बारे में, और आपके मन में बहुत सारे सवाल आ सकते हैं। डेविड गॉगिंस ने शादी की क्या, डेविड गॉगिंस की आमदनी कितनी है, डेविड गॉगिंस जैसे कि पब्लिक लाइफ में इतने प्रेरणादायी है, क्या वो अपने पर्सनल लाइफ में भी इतने प्रेरणादायी है, क्या जैसे उन्होंने अनुशासन जिसका उन्होंने पालन किया, क्या वो पर्सनल लाइफ में भी इतना अनुशासित है। आपके मन में बहुत सारे सवाल आ सकते हैं और वो सवाल हम लिखेंगे यहाँ पे। अब रहा ये तीसरा वाला हिस्सा कि हाउ विल यू नो, कि ये चीजें जो मैं पता करना चाहता हूँ ये मैं कैसे पता करूंगा। तो ये कैसे पता करूंगा, इसके बहुत सारे रास्ते हैं। मतलब एक रास्ता तो आप सबको पता है, गूगल, तो चलो मैं गूगल पे पता करूंगा। दूसरा रास्ता हो सकता है कि भाई आपका कोई रिश्तेदार हो कहीं पे अमेरिका में, तो चलो मैं उसको बातचीत करके उससे मेल पे, उससे चैट पे ये पूछूं कि भाई क्या वो डेविड गॉगिंस के बारे में कुछ जानता है, क्या डेविड गॉगिंस की वहाँ पे कोई जिम है, कि या वो डेविड गॉगिंस ने जो किताब लिखी है कांट हर्ट मी, क्या उस किताब की कॉपी मुझे वहाँ से मिल सकती है। मतलब ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं जहाँ से आप ये इंफॉर्मेशन आप पा सकते हो। तो हम ये लिखेंगे कि कहाँ कहाँ से इंफॉर्मेशन मैं ये पा सकता हूँ। आपको समझ में आ रहा है ना, आसान है ना, कोई मुश्किल? अब तक अगर कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लो। तो चलो ये हो गया एक हिस्सा। अब आते हैं बीच वाले हिस्से पे। अब ये बीच वाला हिस्सा क्या है? बीच वाला हिस्सा ये है कि व्हाट हैव यू लर्न इन टुडेज सेशन। फिर मैंने इतने देर आपसे बातचीत की है, आपको कहानी सुनाई, लोगों का विश्लेषण सुनाया, तो भाई आपकी समझ में क्या आया, आपको ये लिखना है यहाँ पे। और क्या लिखना है? व्हाट हैव यू लर्न, बिल्कुल एकदम सिंपल लिखा है कि आई यूज्ड टू थिंक, पहले मैं सोचता था। अब आपको इतनी सारी बातें बताई तो कुछ चीजें आपको अब समझ में आई होगी कि अरे पहले तो मैं ऐसे सोचता था, पहले तो मैं ऐसे सोचता था, पहले तो मैं सोचता था कि मोटा आदमी कभी पतला हो ही नहीं सकता पहले मैं ये सोचता था कि भाई अगर कोई गरीबी में पैदा हुआ है तो वो कभी किसी ऊंचाइयों को नहीं छू सकता। ये हमारी सोच जो बनी हुई है पहले से, पहले हम सोचते थे इस कहानी के पहले। तो आपको उसके बारे में लिखना है कि पहले मैं ये सोचता था, मुझे ऐसा लगता था, तो आपको वो लिखना है यहाँ पे कि आई यूज्ड टू थिंक में। फिर दूसरा वाला हिस्सा इसमें लिखा है कि आई नाउ रियलाइज, आई नेवर रियलाइज। मुझे कभी समझाया नहीं कि भाई जो आदमी 140 किलो का है वो मात्र 90 दिन में 40 किलो वजन घटा सकता है। मुझे ये कभी नहीं ऐसा पता चला, आई नेवर रियलाइज, कि भाई जो आदमी इस तरह से, मतलब जिसकी फिजिक इस तरह से हो जवानी के टाइम पे, वो कहीं जाके इतना ज्यादा एंड्योरेंस दिखा सकता है। ये सारी चीजें जो है ना आप इसमें लिखेंगे कि आई नेवर रियलाइज्ड। अब ये वाले हिस्से में आ जाते हैं कि आई रियलाइज टुडे। तो आपको क्या पता चला आज? एक कि पहली बात थी कि आई यूज्ड टू थिंक, मुझे ऐसे लगता था। दूसरा, आई नेवर रियलाइज, कि मुझे ऐसा पता ही नहीं था कि ऐसे होता है। अब तीसरी बात आप लिखेंगे कि आई रियलाइज टुडे। आज आपको क्या पता चला? आज आपको बहुत सारी पता चली है कि आई रियलाइज टुडे कि भाई इंसान जो है अगर चाहे और अगर अनुशासित रहे, स्वयं शासित रहे, सेल्फ ड्रिवन रहे, सेल्फ मोटिवेटेड रहे, तो कितनी बुलंदियां छू सकता है, कितनी ऊंचाइयों तक जा सकता है। ये आपको आज पता चला है और ऐसी बहुत सारी बातें पता चली। तो आप इसमें लिखेंगे आई रियलाइज टुडे, है ना, कि ये रियलाइजेशन होना बहुत जरूरी है। तो ये आई रियलाइज टुडे। और चौथा हिस्सा है, इसमें आप लिखेंगे आई एम कन्विंस्ड। कन्विंस्ड का मतलब क्या? बिल्कुल, तो मतलब कि आपको आज यकीन हो गया, आप आज से मानते हो कि हाँ ये हो सकता है। बिल्कुल सही। तो आपको ये लिखना है इसमें कि आई एम कन्विंस्ड अबाउट दिस थिंग, कि अगर मैं, जैसे मेरा एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लो
डेविड गॉगिंस तो बहुत बड़े स्टार थे, मैं तो आपके सामने छोटा स्टार भी खड़ा हूँ कि अगर 10 दिन तक मैं अगर अनुशासन से रहता हूँ, अगर 10 दिन तक जैसे मैंने कहा कि मैं हर रोज 2 घंटे देते रहा और मैंने कैसे क्या पा लिया, तो वैसे डेविड गॉगिंस की भी स्टोरी सुन लो कि उन्होंने क्या ऐसे क्या पा लिया, है ना। अनुशासित रहे वो, उन्होंने अनुशासन रखा कि भाई ये भी हो सकता है। मैं पूरी तरह से आज कन्विंस्ड हूँ कि ये काम कर सकता है। तो आप समझ में आए, आपको 4 बातें लिखनी है। एक, आई यूज्ड टू थिंक, मैं सोचता था। दूसरा, मैंने कभी ये रियलाइज नहीं किया। तीसरा, आई रियलाइज टुडे, आज मुझे पता चला। और चौथा, अब मुझे यकीन है ना। तो इन 4 बातों पे आपको गौर देना है और आपको ग्रुप में ये बातें लिखनी है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि भाई जो राम को समझ में आया वो शाम को ना आया हो, और अगर राम और श्याम दोनों मिलकर लिखे तो दोनों को 2 चीजें समझ में आ जाती है। तो ये वाला हो गया हमारा बीच वाला हिस्सा। अब रहा ये आखिरी हिस्सा, जो ये जो है ना कि ये जो बाईं और जो आपका ये हिस्सा है कि व्हाट एक्शन विल यू टेक। तो इसमें जो है ये आपके नाम आपको लिखने हैं। यहाँ पे ये 6 हिस्से बने हैं इसमें, तो आपको आपका नाम लिखना है। और आज आपको, क्योंकि आपको अब ये 4 चीजें पता चल गई है ना। क्या चीजें हैं कि मुझे ऐसे लगता था, मुझे तो ये पता ही नहीं था, आज मुझे पता चला है और मुझे इस बात पे यकीन हो गया ना। इन 4 चीजों का कुछ तो आउटकम निकालना चाहिए। तो आप आज एक काम करोगे, आप जो है ना आज आप भी एक निश्चय करोगे, और उस निश्चय के साथ 10 दिन तक, मतलब निश्चय तो चलो हम खैर आते जाते कर ही लेते हैं, लेकिन निश्चय के साथ साथ हम उसको जोड़ देंगे कि मैं ये एक्शन लूंगा इसके ऊपर। एकदम सिंपल सी चीज है कि भाई मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। छोटा छोटा करना है, बहुत ज्यादा नहीं करना है। एक दिन में डेविड गॉगिंस नहीं बनना है हम सबको। तो जैसे कि एकदम सिंपल सी बात है कि भाई मैं स्कूल आता हूँ 7 बजे, मुझे उठना होता है 5:30 बजे, लेकिन मैं उठता हूँ 5:30 से लेकर 6 बजे के बीच में, है ना। तो आपको एकदम छोटा सा निश्चय करना है कि मैं कल से 10 दिन तक हर रोज अलार्म के बजते ही उठ जाऊंगा, मतलब कि 5:30 बजे उठ जाऊंगा। बस एकदम छोटा सा काम करना है, बहुत ज्यादा नहीं। और ऐसी बहुत सारी चीजें कि भाई मैं उठते ही अपने चलो माँ पिताजी की थोड़ी सी हेल्प कर दी, मतलब कि जो बिस्तर है वो ठीक लगा दिया, ऐसा एक काम ले लिया। या कोई ऐसा काम जिसे हम कहते हैं ना कि जो सेल्फलेस काम होता है, कि मैं घर जाके ना ये एक छोटा सा काम कर लिया करूँगा। किसी का भी काम हो, माँ पिताजी का हो, भाई का हो, बिल्डिंग के वॉचमैन का हो, कोई भी काम हो, लेकिन मैं ऐसा ना सेल्फलेस एक काम कर दिया करूँगा। आप ऐसा ठानेंगे आज, आप एक आज ऐसी चीज़ आप अपने लिए उठाएंगे और 10 दिन उसका अनुशासन से पालन करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम 10 दिन के बाद आके देखेंगे, जब मैं अगली बार आऊँगा तो हम देखेंगे कि हम कितने % सक्सेस हुए इसमें आपको असुविधा होगी, बिल्कुल होगी। और असुविधा होने पर आप अपने आप को कहोगे तो ये तो भी 40% ही है, अभी जो 60% बाकी है। तो असुविधा के होने पे आप उसको असंभव नहीं कहेंगे, है ना। आज ये बड़ी सीख मिली ना आपको कि जहां पे हमने असुविधा आ गई तो हमने कहा कि असंभव है। तो इसके बाद जैसे वो असुविधाजनक स्थिति में हम आते हैं, हम कहेंगे कि नहीं ये तो 40% है, अब तो 60% बाकी है मेरे दोस्त, तो अब तो मुझे करना है। तो ये हम करेंगे। और ये जो है ना, ये कागज जो है आपके लिखने के बाद हम ये थे, हम अपने क्लास टीचर से या प्रिंसिपल से बात करके अपनी क्लास में लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। और हम अगली बार जब मिलेंगे, जब मैं यहाँ पे आऊँगा आपके सामने, तो हम इसको थोड़ा सा देखेंगे कि भाई हम कहाँ तक आए इसमें, और ईमानदारी से बिल्कुल, मतलब अगर 4% हुए तो 4%, 10% हुए तो 10%। ये बात आपकी है और आपके पास ही रखनी है। आप चाहे तो मुझे बता सकते हो उस वक्त, लेकिन जो मेजरमेंट है वो आपको अपनी करनी है, मेरी नहीं, ठीक है। तो ये रहा आज की कहानी का मतलब चलो आज हमारा वक्त खत्म होने में आ गया है। अब मैं आपसे विदा लूंगा और अगले हफ्ते फिर मिलूंगा। तब तक के लिए अपने डेविड गॉगिंस को याद रखिए और अपने किए निश्चय को याद रखिए। धन्यवाद।